हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंच गए। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा। इस दौरान सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक की उपलब्धियों का जिक्र किया। इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.5% का अनुमान जताया गया। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल GDP का अनुमान 11% लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए रियल GDP अनुमान 7% है। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे देश के बजट पर विश्व की नजर है। वहीं विपक्ष के हंगामे की आशंका पर उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को भी उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब महंगाई के हिसाब से बदले तो राहत मिल सकती है। टैक्स स्लैब में 4 लाख या 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होने की आशा है। अगर वर्तमान टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, वहीं 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, तो 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, जबकि 15 लाख से अधिक की सालाना इनकम पर 30% का टैक्स लगता है। महंगाई, रसोई गैस तो लगातार ही बढ़ती जा रही है, जिससे महिलाओं को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों की फीसें भी बहुत बढ़ रही हैं। हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। घरेलू चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जैसे तेल हुआ, सब्जियां हुई, उसके बारे में भी। तेल महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, थोड़े सस्ता होना चाहिए, उतनी कमाई नहीं है। सर्वप्रथम तो महंगाई को जो बहुत आसमान छू रही है, उसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि गरीब जनता जो परेशान है महंगाई से, उनको राहत मिल सके। देखो, हमें उम्मीद तो हमारी तो हो गई, लेकिन हमें जो ग्राहक आते हैं उनको संतुष्टि होना चाहिए कि भैया हमें जो भी यहाँ लेने आए तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस मिले। सबसे ज़्यादा यहाँ आटा, दाल, चावल के भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसी में ही रेट ज़्यादा हैं। सरकार को हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए। हम जो युवा हैं उनकी नौकरी वगैरह, और जैसे अच्छे जो ज़्यादा कंपटीशन और नौकरियों वगैरह में और ज़्यादा नौकरियां निकालनी चाहिए। ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार चौंका सकती है। व्यापारियों को भी बजट से काफ़ी उम्मीद है। साथ ही साथ किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। वहीं इस बजट से रेल यात्रियों को भी कई उम्मीदें हैं। रेलवे में नई नौकरी के दरवाजे खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेल सेफ्टी पर बड़ा ऐलान हो सकता है। रेल के टाइम टेबल में सुधार के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाने के ऐलान की उम्मीद है। मेन अपेक्षाएं तो यही है कि जो फैसिलिटी दी जा रही हैं वर्तमान समय में, उनमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आवश्यकता है। चाहे वो कैटरिंग का एरिया हो, चाहे वो क्लीनिंग का, कोच का क्लीनिंग एरिया हो, या उसमें और भी जो सुख सुविधाएँ हैं उसकी। ये इटारसी स्टेशन है, ये मैं समझता हूँ कि इससे मैक्सिमम ट्रेन निकलती है इंडिया के लिए, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत पुअर है। ये तो बिल्कुल गया बीता स्टेशन है।
ऐसा लगता ही नहीं है कि इटारसी इतना बड़ा स्टेशन है। इसमें स्टेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और जहाँ तक सर्विसेज की बात है, कोई क्लीननेस भी नहीं है स्टेशन पर, कुछ भी मतलब हम नहीं समझते कि शायद ये इतना स्टैंडर्ड स्टेशन है कि यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं पर डे। इसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो कोविड के समय में सीनियर सिटीजन का कंसेशन उन्होंने बंद किया था, अब वो उसको फिर से चालू करना चाहिए। सीनियर सिटीजन को काफ़ी दिक्कत, उससे सीनियर सिटीजन को दिक्कत होती है कि लेडीज़ की जो सेफ्टी है उससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है वो हो। क्लीनिनेस जितनी भी होती है रेल में ट्रैवल करते हुए अभी भी है काफ़ी, बट स्टिल जब भी ट्रैवल करते हैं तो क्लीनिनेस पे ध्यान होना चाहिए। एंड कल देखते हैं क्या होता है, क्या बजट आता है उसके हिसाब से। बट जैसे नाइट में अगर लेडीज़ हम ट्रैवल करना चाहें रेल में तो उसके ऊपर सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लेडीज़ के लिए। कुल मिलाकर आम बजट 2023-24 से देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार वित्तीय स्थिति को संतुलित करने की दिशा में कई कदम उठा चुकी है, लेकिन कोरोना की मार देश अब तक झेल रहा है। ऐसे में जनता की उम्मीद पर सरकार का खरा उतरना लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और आज का हमारा मुद्दा है आत्मनिर्भरता का बजट। जनता की उम्मीदों का बजट पेश होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में जनता को खासी उम्मीद है। वहीं मोदी सरकार भी जनता और चुनाव को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन बजट पेश करने जा रही, ऐसी बात कही गई। अब इस बजट में क्या खास हो सकता है? क्या टैक्स स्लैब में राहत मिल सकती है? बजट में क्या कुछ हो सकता है नया? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जरा समझ लेते हैं और मैं आपका परिचय करा देता हूं अपने साथ जो मेहमान जोड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर लीडर हैं। और साथ ही मैं बात करूं तो अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेपी पारासर जी है, अर्थशास्त्री, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी और स्टेट हेड आदित्य नामदेव रहेंगे, वो छत्तीसगढ़ की बातें करेंगे। उनके साथ भी अलग अलग मेहमान होंगे। अशोक बजाज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही सुशील आनंद शुक्ला जी है, प्रमुख छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संचार विभाग के नेता, और रविंद्र ब्रह्मे जी है, अर्थशास्त्री। अब सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पारासर जी के पास चलूँगा। पारासर साहब, क्या देख रहे हैं? जिस तरह से आज हमने देखा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी हुआ और जो भारत की मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो आशा और उम्मीदों भरा बजट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो उम्मीदें आम जनता कर बैठी होगी इस बजट में दिखाई देगा? इकोनॉमिक सर्वे जो आज हमने देखा है तो वो इन कुछ बातों की तरफ इशारा करता है। उनमें से दो चार बातें मैं पहले बता देता हूं ताकि हमें जो बजट आने वाला है उसका भी कुछ अनुमान लग सके। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रोथ रेट उन्होंने बताई है वो पिछली ग्रोथ रेट से कुछ धीमी है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया में जो एक ग्लोबल इकोनॉमी की अभी स्थिति है वो उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बराबर बना हुआ है, क्योंकि हमने देखा यूक्रेन रूस का जो युद्ध है उसके नतीजे ये जो हमारे फ्यूल की कास्ट है उसको बढ़ाने पर पड़े और प्रकारांतर से उसके दूसरे असर पूरी अर्थव्यवस्थाओं पर दुनिया में पड़े हैं। फिर भी भारत जो है दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ज़्यादा तेज दिखाई देती है। लेकिन तो उस वजह से कुछ जो बात सबसे हमारे भविष्य में देखा समस्या पैदा कर सकती है वो हमारा जो आयात निर्यात कम होना और आयात ज़्यादा होने के कारण हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है और हमें जो आमदनी बाहर एक्सपोर्ट के जरिए होनी चाहिए वो कम है। तो जो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट डेफिसिट जो जिसको बोलते हैं, चालू खाते के ऊपर जो हमारा नुकसान है, वो एक हमारी चिंता का विषय है। वो रुपए की अवमूल्यन की तरफ असर डालता है। हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले हम रुपया काफ़ी हुआ, तो एक वो ही सबसे ज़्यादा खतरा दिखता है। लेकिन सरकार मैं देखता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। लोगों को ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले या करों में कुछ राहत मिले, और हो भी सकता है इस बारे में कुछ वो विचार करें। लेकिन ये बात मुझे थोड़ा संदेह है कि
चुनाव 2024 में होने की वजह से सरकार कोई बड़ा पॉपुलिस्ट बजट लाएगी, वो बिल्कुल नहीं लाएगी। और फिस्कल जो डेफिसिट है उसको काबू में रखेगी और मुद्रास्फीति पर वो काबू में रखेगी। ये मुझे ऐसा लगता है। जी जी, वाजपेयी साहब भी मेरे साथ है। वाजपेयी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत उम्मीदें होंगी, हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हुए हैं। दूसरा, दिल्ली में भी आपकी सरकार यानी मोदी जी की सरकार बैठी है, और डबल इंजन की जब बात होती है तो फिर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्या उम्मीदें सरकार के लोग कर रहे हैं, हम क्या उम्मीदें रखें? क्योंकि बात ट्रेन की हो या अन्य व्यवस्थाओं की, बहुत सारी उम्मीदें लगाकर मध्य प्रदेश के लोग भी बैठे। देखिए, पहली चीज़ तो ये भारत का बजट है मनोज जी। जी। और चूंकि छत्तीसगढ़ से इतना बड़ा पैनल बैठा है, तो छत्तीसगढ़ में हमारे दल की सरकार नहीं है पर हमारे देश की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार तो सरकार होती है साहब, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ की सरकार को भी उसमें शामिल रखते हैं, क्योंकि आज हम भारत सरकार के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, तो जिसमें राज्यों की सरकारें शामिल हैं। तो समाधान के साथ मैं सभी को देखता हूँ। जब राज्यों का बजट आएगा तो फिर उसमें पक्ष विपक्ष जरूर हम लोग देखेंगे। जी। जो बातें पराशर जी ने कही बहुत अच्छी कही। मैं 2-3-4 सेलिएंट फीचर जरूर बताना चाहूँगा, जिससे आपका जो प्रश्न है उसका जवाब हमको मिलेगा। पहली चीज़ तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीडीपी को यदि देखें तो सबने दिन भर में सुन ही लिया है इस बात को, रट गया है सबको। हम 3.1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, हम 5वें स्थान पे आ गए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इस बात का भी जिक्र किया, और पूरा पैनल सभी लोगों को जो प्रतिनिधित्व करता है उन सबकी मेहनत और इसकी पसीना इसमें लगा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है सभी वर्गों का, जो इस क्वांटम को क्रिएट कर पाया है। और 2029 तक हम 5th प्लेस से 3rd प्लेस तक आ जाएं, ये लक्ष्य इकोनॉमिस्ट रखते हैं और जो प्लानर्स रखते हैं, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। तो इसके लिए अब आपको एक संकेत मिलेगा, जो इशारा पराशर जी ने किया कि हमारा जो डेट कैपिटल जीडीपी वर्सेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और उसके 2 सर मैं पिलर्स देखता हूँ। एक जो पराशर जी ने कहा कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने का क्या तरीका है, क्योंकि साहब हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंपोर्ट जो है हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी है, पार्ट्स इंपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस मात्रा में हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो रिसेशन से गुजर रही है। तो जब तक ग्लोबल डिमांड नहीं उठेगी, बाकी देश और मार्केट्स नहीं उठेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत इंप्रूव करेगा, इसकी संभावना कम है। तो तब तक लोकल मार्केट को प्रिजर्व करने का एक बड़ा तरीका है कि लोकल मार्केट में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, नंबर 1, जिससे कि लोगों की जो कंजम्पशन करने की कैपेसिटी है वो बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएं और उनको सपोर्ट करें, मनी फ्लो निकल कर उसमें आए, जो बहुत ज़रूरी है। और जब तक ग्लोबल मार्केट 26 तक उठता है, तब तक हम लोकल मार्केट को सपोर्ट करें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं देखता हूँ कि कैपेक्स को डालने के 2 बड़े कारण मैं सीएडी और लोकल मार्केट स्ट्रेंथनिंग को देखता हूँ इस दिशा में। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, हमारा जीडीपी वर्सेस डेट रेशो है वो लगातार घट रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डिस्पाइट हमारी इतनी चुनौतियों के बावजूद हम उसका दबाव नहीं है हमारे ऊपर, और हमारा जीएसटी कलेक्शन लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से सरकार को ये ताकत मिलती है जो आपको जवाब चाहिए कि मिडिल क्लास को रिलीफ देना, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन में हो या जीएसटी के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन में यदि कोई बास्केट आगे चल के रिव्यू होती है तो वो चीज़ निकल कर आती है। और दूसरा बड़ा हिस्सा जो मैं देखता हूँ सर, वो केपेक्स का ही है। डिफरेंट स्कीम्स में हम सड़कों के माध्यम से, स्मार्ट सिटीज़ के माध्यम से हम कितना पैसा हम लोकल मार्केट में डाल सकते हैं, क्योंकि यदि स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, सड़कें बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इन सब के जवाब हमको मिलेंगे। तो मुझे लगता है पहले राउंड के लिए इतना सफिशिएंट है। तो इस दिशा में आपको ये बजट काम करते दिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्लस डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ कुछ रिलैक्सेशन। जी बुंदेला जी। देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि जो बजट है नेशनल बजट है, देश का बजट है, किसी एक राज्य का बजट नहीं है। तो आज जो डिस्कशन है वो सभी उसके पार्ट है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सारे राज्य हैं। तो मनोज जी, सबसे खास बात है कि जब राष्ट्रीय बजट आता है तो सबसे पहले जो उम्मीद रहती है वो गृहिणियों को रहती है कि हमको क्या लाभ होने वाला है।
जो तनख्वाह वाले लोग हैं, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉई हैं, उनको भी उम्मीद रहती है कि हमको क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलने वाले हैं। जैसे आप देखें आज की तारीख में कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि ये कहा गया कि बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, आज भी उस पर GST 18% है। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा कि जैसे लाइफ सेविंग ड्रग हैं उन पर भी आज की GST 5% है, और भी अगर आप और दूसरी ड्रग पर जाएंगे तो 12 से 18% हो जाता है। कई जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें जैसे घर बनाने की बेसिक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनमें टाइल्स भी लगाए जाते हैं, उन टाइल्सों पर GST 12 से 28% है। तो मनोज जी, सबसे खास बात है आज जनता इस ओर देखेगी कि हाँ, मोदी सरकार से कम इस तरह की चीज़ों में हमको राहत मिलना चाहिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, आप देखें घी कह लें या बटर कह लें, 12% GST है। तो ये सारी चीज़ें हैं मनोज जी कि जनता इस ओर देखेगी कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मान लिया, हम भी उस देश के वासी हैं मनोज जी, हम तो खुश होंगे। लेकिन सवाल जनता ये भी उठाएगी कि फिर $600 बिलियन का देश पर कर्जा क्यों हो गया है? मोदी सरकार जब से आई है तब से देश पर कर्जा लगभग 40% क्यों बढ़ गया है 2014 के बाद? ये सर लिखित डेटा है। GDP वर्सेस डेट रेशियो देखिए, आज ऐसा अपन को कुछ करना नहीं ना। आप अपनी बात कह लीजिए सेकंड राउंड में। आज अपन आप अपनी बोलो, मुझे नहीं आप अपनी बात करें, मैं लूंगा उस पर डॉक्टर साहब की बात भी रखूंगा जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ चलना है। इसके बाद आप देखें कि जनता के मन में ये रहेगा कि आपने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जब मोदी सरकार का आगमन हुआ था, आपको याद होगा स्मार्ट सिटी का जो बार बार कहा गया था, स्मार्ट सिटी की आज कोई नाम नहीं लेता है। आप देखें बुलेट ट्रेन का आपने नाम लिया, आज बुलेट ट्रेन की कहीं कोई पूछ परख नहीं है, कोई बात नहीं करता है जी। इस तरह के कई मुद्दे आपने कहा था हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो हुई क्या? आपने कई सारे वादे किए थे, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, ये चुनावी वादा नहीं था, ये बकायदा आपके मैनिफेस्टो में था। तो आज आप वो भी देखें, स्थिति ये है कि रेलवे की बात की जा रही है, तो आप देखें सबसे बुरे हाल में है। स्थिति ये है कि परीक्षाएं होती हैं, अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। और सबसे खास बात आप देखें, इसके अलावा आप देखें कि आप मेडिकल जो क्लेम आता है, वो सिर्फ 15। चलिए, मैं सेकेंड राउंड में आपके पास रहेगा। और बहुत प्राइमरी सेक्टर में एक डिमांड पूरी हो सकती है प्रसाद जी और दयानी, कि जो किसान समृद्धि योजना है जी, इसको भी रिव्यू होने की मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, अब क्या रिव्यू होगा क्या नहीं, आदित्य के पास चलूंगा, हमारे सहयोगी स्टेट एडिटर आदित्य। आप छत्तीसगढ़ का, मैं राज्य का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हर राज्य को उम्मीद होती है कुछ ना कुछ, मध्य प्रदेश को भी उम्मीदें होंगी, छत्तीसगढ़ को भी उम्मीदें होंगी, लेकिन ये भारत का बजट है, आम बजट है। तो जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, मेरा मकसद भी वही है कि हर राज्य को उम्मीद होती है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की बात आप जरा कर लीजिएगा अपने मेहमानों के साथ। आदित्य। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी। साल चुनावी है और परीक्षा की घड़ी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है बल्कि कांग्रेस के लिए भी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार चुनाव के पूर्व या आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही है। जाहिर है चुनावी परछाई बजट पर तो दिखेगी, जाहिर है चुनावी बजट पर निगाहें हर किसी की टिकी रहती है, छत्तीसगढ़ की भी टिकी है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की उम्मीदों पर खरा उतरेगा केंद्र का बजट? वह भी तब जब राज्य और केंद्र के बीच तलखियां चरम पर हैं, आरोप प्रत्यारोप शिखर पर है और उन सब के बीच सियासी घमासान जारी है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की उम्मीदों का बजट कैसा होगा, केंद्र सरकार क्या कुछ ऐसी सौगातें देगी जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उम्मीदों का पिटारा है। अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको मैं सुनवाना चाहता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री ने आगामी जो कल बजट आने वाला है उसके लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री की केंद्र से। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है, तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न डिमांड होती, और लगातार ट्रेनें रद्द भी हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई खरीदने वाला अभी कुछ दिन तक थम ही जाएगा। लेकिन जो नगरनार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों तो विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं
छत्तीसगढ़ के लिए। कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी आम बजट को लेकर। मैं सबसे पहले हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे साहब, उनके पास चलता हूं। ब्रह्मे साहब, ये क्या केंद्र और राज्य के बीच की जो तल्खियां होती हैं उसका असर जो है, क्या वो बजट पर दिखता है? क्योंकि प्रस्ताव मांगे जाते हैं, मांगे होती बहुत सारी, कुछ डिफर करता है अगर आपके रिलेशन ठीक ना हो केंद्र के साथ? ब्रह्मे साहब। नहीं, देखिए, ये जो बजट है ये तो संघीय बजट है और हमारा जो देश है विभिन्न राज्यों का संघ है, और ये इसको हम संघीय बजट के नज़रिए से इसका ही विश्लेषण करना चाहिए। और इसीलिए नामदेव जी, मैं ज़्यादा इस बात पे कहूँगा कि बजट में होना क्या चाहिए। असल में एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से इस बजट में क्या हो, क्योंकि यदि आप देश में विकास की रफ्तार यदि नहीं बना के रख पाएंगे तो सारी चीज़ें जो है स्थिति खराब होगी। यदि विकास नहीं होगी, आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, विकास नहीं होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, विकास नहीं होगा, आपको जब रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आप जो है उसे खर्च नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, विकास नहीं होने पे आपको कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो पहली ज़रूरत जो होती है एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से कि देश का विकास होना चाहिए। देखिए, वैश्विक स्तर पर जो विकास की रफ्तार है वो तो धीमी हो गई है। इस साल 3.2% की है, अगले वर्ष पूरे विश्व में अंदाज लगा जा रहा है कि वो लगभग 2.1% की रहेगी। पूरी ग्लोबल जो है डिमांड, ग्लोबल जो ट्रेड है वो अभी 3%, व्यापार जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो 3% का है, वो अगले साल जो 23 में जाके 1% हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब ग्लोबल स्लो डाउन है, आपको देश में विकास को बना के रखना पड़ेगा। नहीं रखने पे आप देखते हैं कि अभी जो इन्फ्लेशन था उसकी जो मार जो पड़ी है, इन्फ्लेशन के कारण, जो महंगाई वृद्धि के कारण होता यह है कि ब्याज दरें बढ़ती हैं। ब्याज दर बढ़ने का प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ता है, उद्योगों पर भी पड़ता है, और जो निजी व्यक्ति हैं, जो निजी लोग निवेश करना चाहते हैं वो निवेश नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है देश के सामने, विकास करें, ब्याज जो आपका इन्फ्लेशन है उसको आप नियंत्रित रखें। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन की जो ज़्यादा मार होती है वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा होती है शहरों की तुलना में। अभी आरबीआई का सर्वे आपको बताएगा कि जो रूरल जो डिमांड है वो जो है, जो नगरीय जो मांग है उसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जिसे हम कहें कि जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं और जो है जो ड्यूरेबल्स है, वो रूरल एरियाज में डिमांड में कमी आई है। तो ये हर चीज़ इस पे डिपेंड करेगी कि आप किस प्रकार से अपने ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपका जो एक लो बेस था जिसमें आपको ग्रोथ मिली, अगली बार आप 6.5% का टारगेट रख रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अर्थशास्त्रियों की नज़र होती है कि आपका जो घाटा कितना हो रहा है, आप बाजार से कितना लोन लेने जा रहे हैं, क्योंकि इस पे ये है कि खासकर इसका जो असर जो होता है वो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे होता है, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो तो बाहर से भी लोन ले सकते हैं, विदेशों से ले सकते हैं, और मीडियम और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए जो है यदि सरकार ज़्यादा लेती है, कर्ज ज़्यादा लेती है, तो इंटरेस्ट रेट पे जो प्रेशर होता है तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, जो है आप विकास दर को बढ़ाएं, और इसके लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रूरल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शहरों में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लास्ट में ये कमेंट करके बात को ख़त्म करूँगा कि सरकार जो है इसके बजट का जो साइज़ है, पिछले साल भी इन्होंने साइज़ काफ़ी बढ़ाया था, बजट का साइज़ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी रेवेन्यू भी अच्छी आ रही है, जीएसटी से भी आवक अच्छी है। तो ये जो हमारा अभी जो फिजिकल टारगेट जो इस बार इन्होंने 6.4% का रखा है, इसको कम करके जो 5.5% पे यदि लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और ये जो है इन्वेस्टमेंट बूस्ट करें, और जिससे कि कहा गया कि हमारा जो अभी जो ग्रोथ है वो जो है प्राइवेट कंजम्पशन बेस्ड ये ग्रोथ है, तो इसको ये बढ़ेगा ये करने पर। जी सुशीलानंद जी, ये जीएसटी नहीं मिलता, जीएसटी का मद की राशि नहीं मिलती, योजना मद की राशि नहीं मिलती, किस्तें रोक देती केंद्र सरकार, एनआरएचएम का पैसा नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में जब केंद्र से 36 के आंकड़े हैं, हम मान रहे हैं, तो और आरोप नहीं लगाते हैं आप लोग, केंद्र लगातार पक्षपात करती है, क्या छत्तीसगढ़ के साथ न्याय होगा, ऐसा लगता है सुशीलानंद जी?
निश्चित तौर पे आदित्य जी, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि संघीय व्यवस्था है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो मोदी सरकार हमको देगी। लगभग 55,000 करोड़ रुपए आज की तारीख में छत्तीसगढ़ को लेना है, और ये तो पिछले बजटीय प्रावधान के हिसाब से लेना है, तो अभी तक तो उन्होंने नहीं दिया। ये कोई दिक्कत है जिस बात बजटीय प्रावधान करने। देखिए आदित्य जी, जब कोई सरकार अपना बजट बनाती है तो अमूमन जो अर्थशास्त्रियों की क्या अपेक्षा है, क्या जीडीपी है, क्या है, वो उनका अपना एक टेक्निकल ग्राउंड है। लेकिन एक आम आदमी की जो अपेक्षा होती है किसी सरकार से, वो आम आदमी की अपेक्षा ये होती है कि वो सरकार ने जो उससे वायदे किए थे उन वायदों के लिए कोई बजटीय प्रावधान करे। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो प्रमुख रूप से फंडामेंटली इन्होंने 4 वायदे देश की जनता से किए थे। पहला वादा इनका था 100 दिन में महंगाई कम करने का। दूसरा वादा था इन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। तीसरा वादा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का। और जो चौथा वादा था, जिसको बाद में इन्होंने जुमला बता दिया कि विदेशों से काला धन लाएंगे और हर के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। ये 4 इनके प्रमुख वादे थे, जिसके ऊपर में लगातार इनके द्वारा देश में घूम घूम के लगभग 400 से अधिक जनसभाएं करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने इन वादों को रखा था। मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पूर्ण बजट, अंतिम 9वां बजट है इनका, दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। तो अभी तक पिछले 8 बजट में तो इनके द्वारा बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई प्रावधान नहीं, कोई काम नहीं किया गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, लेकिन पिछले 8.5 साल में 2.5 करोड़ युवाओं के रोजगार गए हैं। 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अब रोजगार मिलने की अपेक्षा नहीं रह गई है। आज देश की बेरोजगारी दर 8.76% है, जो 1972 के बाद की सबसे ऊंचे पैमाने पे है। तो ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम अंतिम बजट में ही जो वादा किया था आपने, देश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने की दिशा में कोई न कोई वित्तीय प्रावधान, बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरा 1 मिनट, आपने सबको जितना अवसर दिया उतना अवसर मुझे भी दीजिए प्लीज। दूसरा जो इन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने का। मोदी सरकार आने के बाद में देश की महंगाई की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो 410 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज 1160 रुपये में मिल रहा है। जो 70 रुपये में पेट्रोल मिलता था, 100 रुपये के पार हो गया। इसका कारण क्या है? 29,000 करोड़ रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी में कमाया है। तो कम से कम इस बजट में जो कोरोना के समय टैक्स के युक्तिकरण के नाम पे जो आपने बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, जो बाद में 5 और 10 रुपये कम किया, जो ऊँट के मुंह में जीरा है, 35 और 33 रुपये बढ़ा के, तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट में उसके बारे में भी कुछ प्रावधान करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, नहीं देखिए ठीक है जी। अशोक बजाज जी, आप लोगों ने क्या कोई मांग पत्र भेजा है क्या? क्योंकि अगर कुछ पूरा हो गया छत्तीसगढ़ के लिए तो जय जय मोदी बोल देंगे आप लोग, और नहीं हुआ तो बोल देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल तो हुए थे, प्रस्ताव ठीक से नहीं रख पाए, मांग ठीक से नहीं रख पाए, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई, इसलिए छत्तीसगढ़ का हित हो गया। अशोक बजाज जी, कोई मांग पत्र भेजा है क्या आप लोगों ने? देखिए, मांग पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों से सुझाव लिए गए हैं और जनता से भी सुझाव लिए गए, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए हैं। मोदी सरकार है तो सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केवल आज को रखकर काम नहीं करते, पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 8 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कैसे बढ़ रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बजट बढ़ रहा है। आज देखिए कितनी चुनौतियां हैं देश के सामने। इन चुनौतियों के बाद भी देश अगर आज आर्थिक दृष्टि से मजबूत खड़ा है तो ये माननीय मोदी जी के इरादे का ही देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर काम करती है और इसी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सबको मिलेगा वो छत्तीसगढ़ को मिलेगा। बहुत है मतलब आपको। जी मनोज जी। बिल्कुल आदित्य, आप देखिए बात छत्तीसगढ़ की भी चल रही थी और जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष वहाँ भारतीय जनता पार्टी है तो सरकार को ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी इस पर नजर रहेगी। लेकिन जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? 2 लाइन का इंटरवेंशन है छत्तीसगढ़ से, हमारे मित्र ने बोला कांग्रेस की सरकार की ओर से। तो देखिए, पैसा जो रुकता है वो कंप्लायंस के लिए रुकता है
वो बजटरी अलॉटमेंट की वजह से नहीं रुकता। हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं भी चेयरमैन था तो मेरे यहाँ करीब 200-250 करोड़ रुपए केंद्र के रुके हुए थे, तो हमने फिर एक स्पेशल कमेटी बनाई, तो जो CAG ऑब्जेक्शंस थे उसको हमने धीरे धीरे किया, तो 80 करोड़ हम एक साल में ही वापस ले आए थे। तो ये जो देनदारी लेनदारी होती है ऑपरेशनल होती है शुक्ला जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संबंध बजटरी एलोकेशन से है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मे साहब ने कही है कि फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर रखना, और वाकई में मैं पराशर जी और ब्रह्मे साहब की दोनों की बातों की तरफ मजबूती से कह सकता हूं कि आने वाला बजट जो 23-24 के रिसेशन को देख रहा है ग्लोबल, और उसका सामना करने की मजबूती चाहता है, तो केपेक्स में मिलेगा सर। स्कीम्स कौन कौन सी होंगी वो सरकार का विज़न होता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको इसी गति से बढ़ता दिखाई देगा। जी कुछ कह रहे हैं आप अपनी जी? देखिए, जो अभी हितेश भाई कह रहे थे, मुझे लगता है शुक्ला जी ने जो ध्यान इंगित किया था वो विशेष तौर पर उस बात पर था कि जो GST इनपुट होता है व्यापारियों को, जो उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए, जो टैक्स पे करते हैं, वो आसानी से नहीं मिलता है। वित्त विश्लेषक दो बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि कई सारे नहीं, लेकिन वो बजट का विषय कहीं ना कहीं रेवेन्यू से जुड़ा है। प्रोसीजरल है वो। हितेश जी, कहीं ना कहीं रेवेन्यू से जुड़ा है। हम सर बघेल साहब सुझाव देना, ही मेंबर ऑफ बिल्कुल। देखिए बात वही है कि वो जो इनपुट है वो आम व्यापारियों को नहीं मिलता, और तो वो कहीं ना कहीं विषय ही नहीं है आज का। कैसे विषय नहीं है? आप पूरा जो भी बजट है उसमें कोई भी अगर GST टैक्स है वो आज का विषय है। सर GST की बात तो होगी, GST की बात तो हो रही। बाकी खास बात मनोज जी ये है कि जो बजट आ रहा है, शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा, क्षतिपूर्ति राशि लेना बिल्कुल ये आज का विषय नहीं है। GST कंपनसेशन का पैसा लेना आज का विषय नहीं है। तो फिर बजट का मतलब मनरेगा का पैसा जो रुका हुआ वो लेना आज का विषय नहीं है। तो यदि कोई इकोनॉमिक डील है तो आज का विषय है। शुक्ला जी जारी आज का विषय है। वो इकोनॉमिस्ट समझ गए कि आप क्या बोल रहे हैं। आदित्य के पास मैं लौटूंगा थोड़ी देर बाद, तो आपसे बात जी अवनी जी। देखिए बात वही है कि जब बजट आता है, मैंने पूर्व में भी कहा, तो सबसे ज़्यादा आशान्वित होता है आम आदमी। और आप देखें जब ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, तो सबको मालूम था कि ये कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उलट। कभी इस देश की आवाम ने नहीं सोचा था, कभी इस देश की आवाम ने नहीं सोचा था कि हम पेट्रोल 125 रुपए प्रति लीटर भी लेंगे। कभी नहीं सोचा था कि LPG गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए 1200 रुपए पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस देश में घटित हुई। आज जब मोदी जी अपने दूसरे दौर का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं, तो जनता ये बात निश्चित तौर पर उसके जहन में रहेगी कि आप हमको कितनी राहत देने वाले हैं। क्योंकि जो भी ये तो 10 सेकंड फिल्मी डायलॉग, दोनों बातें बता हितेश जी करने सर, दोनों बातें बता दो फटाफट। ये तो उल्टा काम हो गया कि जो कहा मोदी जी ने जस्ट उसका उलट किया। एक बाबा था योगा के साथ साथ, बाबा जी जो थे योगा के साथ साथ कहते थे कि बिस्लरी के भाव पेट्रोल बिकेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे साहब, क्रूड ऑयल बिस्लरी के भाव क्या कर रहे हैं $1 फिर भी 125। ठीक है सर मनोज जी, तो थोड़ा इंतजार कीजिए ना, हो सकता है कल आपकी बातें सामने। मैं तो शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि कोविड के बाद ये कहा गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही नेसेसरी चीज है, उस पर आप 18% GST ले रहे हो। इससे शर्मनाक चीज नहीं हो सकती है। आप लाइफ सेविंग ड्रग पर 5% ये बात हो गई। डॉक्टर साहब जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, 10 सेकंड में। अवनीश जी मैं आ रहा हूँ। मैं सर महंगाई पे, मैं दोनों इकोनॉमिस्ट बैठे हैं सर, पॉलिटिकल टॉक अपनी जगह है सर। महंगाई के लिए सबसे अच्छी जो सीलिंग है इन्फ्लेशन इंडेक्स की, वो सर रिफ्लेक्ट होती है RBI के रेगुलेटरी टूल्स में। तो यदि आप दोनों मान लेंगे कि रेगुलेटरी टूल्स का इंटरवेंशन आप देखेंगे कि महंगाई को लेकर हमारे देश को उतना नहीं करना पड़ा, तो ये हमारे लिए हमारी सॉलिडेरिटी जो है, हमारी परंपराओं की इकोनॉमिक पॉलिसीज की, ये दर्शाता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है 6 के आसपास। JP पारस साहब वापस जगह पर लौटते हैं। देखिए आप लोग से तो उम्मीद यही है कि आप लोग आपसे समझना भी चाह रहे होंगे। टैक्सेशन की बात हो रही, पिछली बार हमने देखा जो टैक्स दिखाई दिया था वो करीब 5 लाख से 5% तक, और इस बार 5 लाख से 7.5% जो दिखाई दिया। लेकिन क्या इसमें कुछ सुधार होता नजर आएगा? यदि हम देखें वर्तमान, जैसे आज जो बात कर रही थी, चाहे राष्ट्रपति जी की बात करें या फिर बाद में वित्त मंत्री जी ने अपना जो सर्वेक्षण रखा, उसमें कहीं कुछ दिखाई दे रहा है जो उम्मीद, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद उसी वर्ग को है कि हमें क्या मिलेगा। दरअसल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि एक निर्मला सीतारमण जी ने एक वाक्य ये कहा कि
मैं जानती हूँ कि मध्यम वर्ग पर दबाव है, उससे लोगों ने ये एक निष्कर्ष निकाला कि शायद वो टैक्स की में कुछ रिबेट दें। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी संभावना नहीं है। एटीसी एटीडी में कुछ जो 1.5 लाख से वो बढ़ाने जैसे कुछ कदम अगर वो उठाती है तो वो शायद उठाए, या आप जो 5 लाख वाला है वो जिसको बनाया था उन्होंने स्लेब, वो उसको वैसा रखें। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए संभावना नहीं दिखाई देती कि सरकार को थोड़ा एक जो अपनी फिस्कल की जो पोजीशन है, मतलब जो आमदनी है उसको बनाए रखना पड़ेगा। अगर वो कैपेक्स को बढ़ाती है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लीवरेजेस नहीं ले सकती कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रियायतें दे रहे हर मोर्चे पर। मुझे जो सबसे अहम इस पूरे बजट में आने वाले में दिखाई पड़ते 2 बिंदु है, वो है कंजम्पशन बढ़ाने का, जो ब्रह्मे जी ने भी इशारे किए कि जो ग्रामीण इलाका है वो इकोनॉमिक सर्वे इस बात को उसमें बता रहा है कि जो रूरल डिमांड है हमारी वो काफ़ी कम हो गई है और वो चिंता का विषय है। उसमें सरकार ज़रूर पैसा डालेगी और एक कंजम्पशन बढ़ाना है सरकार की जो अहम प्राथमिकता, और दूसरी वो है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बनाए रखना। ये अगर दोनों कदम सरकार बनाए रखती है, इन पर बड़ा फोकस रखती है, और ये मुझे लगता है कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी पूंजीगत व्यय की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो यही है कि उसने पिछला जो बजट था उसमें भी हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी खर्चा किया था। इस बार भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी खर्चा करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वो पैसा डालते हुए दिखाई देंगे ताकि कंजम्पशन बढ़े, और उसकी वजह से ही अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे कारखाने चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुझे जो एक बिंदु दिखाई देता है मनोज, वो ये है कि जो PLI स्कीम है उसकी वजह से सरकार को काफ़ी सफलता मिली है, तो वो उसमें नए उद्योगों की संख्या शामिल कर सकती है। जो भी केवल 14 सेक्टर्स हैं तो उसमें कुछ नए सेक्टर्स उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर खासकर उन युवाओं के लिए हो सकती है जिसका युवा इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ नया रोजगार के अवसर दिखाई देंगे। जी आप कुछ कहना डॉक्टर साहब, जल्दी से मैं 10 सेकंड बस सर मैं समाप्त कर दूंगा, कल आपके 1 घंटे बैठूंगा। जी सर, जैसा पराशर जी ने बोला तो ग्रामीण केपेक्स जो मैं देखता हूं तो वो जैसे मैं 3 उदाहरण देता हूं। पहले आपको 3 करोड़ हाउसेस का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। 2.1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का बनकर खड़ा होना इस सेक्टर में, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। और तीसरा फिर मैं कह रहा हूं किसान समृद्धि योजना, इसके तहत जो 6,000 रुपए प्रति किसान को मिल रहे हैं, ये उस सेक्टर में मनी पुश करने का एक बड़ा। आप जवाब ले लीजिएगा डॉक्टर साहब का। नहीं, आप जारी रखिए सर, मैं तो 2 घंटे बोल सकता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। आदित्य अपनी बात। जी ब्रह्मे जी, ये जो केंद्र का बजट होता है, राज्य का बजट होता है, केंद्र जब बजट पेश करती है तो बहुत आम लोगों का एक सवाल है, राज्य को किस तरह से फायदा होता है, क्यों उम्मीद करे राज्य? क्योंकि आम आदमी समझता नहीं है, लेकिन समझदारी की बात यह है कि जो भी राज्य खर्च करती है या जो भी राज्यांश होता है, केंद्र की हर तरह से केंद्र उसकी मदद करता है, केंद्र की राशि भी उसमें सम्मिलित होती है। राज्य क्यों उम्मीद करे केंद्रीय और आम बजट से? ब्रह्मे जी, बहुत बेसिक सा सवाल है। नहीं, एक बात तो ये होती है बजट के अंतर्गत कि वो जो वहाँ से जो यदि उनकी जो रेवेन्यू हो रही है और जो यदि उनकी टैक्स बढ़ रही है तो वहाँ से जो कितना जो है उनको ग्रांट मिलेगा या कितने अनुदान मिलेगी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से भी, और बाकी तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन से ग्रांट उनको मिलनी है, ये बात तो रहती है राज्यों के लिए बजट के अंतर्गत। परंतु ये जो बजट है, जो आम आदमी जो इसमें चाहता है, आम आदमी के लिए यही आम आदमी क्या चाहता है कि भाई कि ऐसी पॉलिसी हो कि जो उनको थोड़ी सी राहत मिले, है ना, महंगाई ना बढ़े। और महंगाई का नहीं बढ़ना ये हर किसी के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जो स्लो हो जाता है यदि महंगाई बढ़ती है, जैसे अभी यदि महंगाई बढ़ी हमारी जो है 3rd-4th क्वार्टर के समय, तो यहाँ पे जो निजी निवेश भी कम हुआ। तो जब तक सरकार इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए सामने आती है तो निजी लोग भी निवेश करते हैं। तो देखिए, जब तक निवेश नहीं होगा, जब तक तो ना रोज़गार की आप बात कर सकते हैं, ना रेवेन्यू की बात कर सकते हैं, ना विकास की बात कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना सभी जगह। और देखिए ये भी है कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, यानी जो निवेश बढ़ना भी है
उसको हर राज्य अपने तरफ से भी प्रयास करता है कि हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, है ना। और सभी राज्य आजकल जो है इन्वेस्टमेंट मीट्स वगैरह करते हैं। तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से हम अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित करें। सुशील जी, ये क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री शामिल भी हुए थे। अभी क्या क्या जरूरत मुख्य रूप से, एनपीएस का मामला है, जीएसटी का मामला है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुख्यतः क्या ऐसी चीज है जो आप चाह रहे हैं कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के लिए होनी चाहिए? सुशील जी, विशेष तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ से रेलवे को लगभग 22,000 करोड़ रुपए प्रति एनम का फायदा मिलता है, जो हमारे यहाँ रेलवे से माल भाड़ा ढुलाई में। और छत्तीसगढ़ की जो रेलवे सुविधाएं हैं, लगातार पिछले 8 महीने में 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया, लगभग 28 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ से बंद कर दिया गया। हमारी 4 जो प्रमुख रेल कॉरिडोर परिवहन की थी उसको लंबित करके रखा गया है। हमारा जो बस्तर का जो प्रमुख परियोजना है उसको रद्द करके रखा गया है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम इस वर्ष रेल बजट के नाम पे जो आम बजट में जो रेल सुविधाएँ हैं छत्तीसगढ़ की, उसको बहाल किया जाए। हालांकि जैसा अभी माननीय वाजपेयी जी कह रहे थे, नहीं, इस बजट का हिस्सा नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हमारा 55,000 करोड़ रुपए यदि केंद्र सरकार समय पर नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पर हमारा बजट तो बिगड़ता है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मनरेगा के बजट में 25 से 35% की साल दर साल कटौती की गई है। तमाम अर्थशास्त्री बड़ी बड़ी बातें कर लें, तमाम आप जितना भी गुणा भाग करें, लेकिन सच्चाई तो है ना कि आज इस देश में 5% अमीरों के पास में देश की लगभग 60% से ज़्यादा संपत्ति है। देश के 3% लोगों के पास में 50% लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है। और यही जो 3% लोग हैं, जीएसटी का 64% कलेक्शन यही देते हैं। तो कम से कम बजट में यह इस चीज़ का प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग देश के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए जो देश को खोखला कर रहे हैं, देश की संपत्ति को लेके भाग रहे हैं। जैसा आपने वादा किया था कि बड़ी बड़ी बातें की थी कि हर के खाते में 15 लाख आएगा, काला धन आएगा। भैया, अब आपके विदाई वाला बजट है तो कम से कम इस साल तो बता दो कि कितना काला धन लाए और कितना रुपया किसके किसके खाते में कब आने वाला है। हमारे खाते में नहीं डालना चाहते, कोई बात नहीं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के खाते में डाल दो। 12 लाख नहीं, 15 लाख नहीं, 12 लाख डाल दो, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो कम से कम इस बजट में ये तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के लोगों को आप क्या करना है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात किए थे आप, डीजल का रेट बढ़ा दिए, तमाम कीटनाशकों का रेट बढ़ गया, उर्वरकों का रेट बढ़ गया, जो खेती किसानी की जो लागत है वो 70% तक बढ़ गई। किसानों की आय कहाँ से दुगनी होगी आदित्य जी? किसानों की आय दुगनी करने के बारे में इस बजट में कुछ होना चाहिए। लफाजीगिरी एक अलग विषय है, लेकिन जो आम आदमी को सुविधाएं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, गृहिणियों को कम महंगाई चाहिए। अब इस बजट में हम उम्मीद करते हैं एक्साइज में कटौती की जाए, एमएसपी की गारंटी देना किसानों को। किसान अन्नदाता है इस देश का, अन्नदाता को एमएसपी की गारंटी चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 17 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता। आबादी के हिसाब से लगभग 32 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी रोजगार मिलता। कम से कम उसके बारे में कुछ प्रावधान होना चाहिए। इन सारी चीजों की उम्मीद देश की जनता लगा के बैठी हुई है। अशोक बजाज जी, ये अभी के मौजूदा वक्त में आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं आवास योजना में दिक्कत है, केंद्र ने पैसा दिया नहीं, ये तमाम चीजें का आरोप कांग्रेस लगाती है। क्या आप लोगों ने कोई तैयारी करके रखी कि केंद्र ने कितना पैसा दिया, राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई? क्योंकि ये कल ये बात जरूर आएगी, कितना पैसा पिछली बार दिया था, खर्च नहीं कर पाए, इस बार दे रहे हैं, इतना खर्च नहीं। तो क्या कोई डिटेल है आपके पास कि जो राज्य को पैसा मिला वो राज्य खर्च नहीं कर पाई? बजाज साहब, देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ सरकार तो यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित कर रही। जिनको पक्का आशियाना बनना चाहिए, ये मोदी सरकार चाहती है कि लोग पक्का आशियाने में रहें, उनके घर में बिजली हो, उनके घर में शौचालय हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो उपेक्षा हो रही, 15 लाख रुपया, 15 लाख आवास स्वीकृत है, लेकिन वापस चले गए। अब शुक्ला जी इसको स्वीकार करेंगे ही। 800 करोड़ रुपए बजाज जी, राज्यांश का पैसा हमने प्रधानमंत्री आवास का जमा किया, मोदी जी ने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? छत्तीसगढ़ के आवास का पैसा वापस किया, पैसा जो आया था, जमा किया ना हमने, जो स्वीकृत हो गया था वो यहाँ वापस किया। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कोई काम छत्तीसगढ़ में देख नहीं रहा। आप जवाब दीजिए ना, सिंचित राज्य को बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पूरी तरह गायब है। यहाँ के किसानों के लिए, आम जनता के लिए, जन सम्मान के लिए, सुविधाओं के विस्तार के लिए और ग्रामीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ को भरपूर
सहयोग मिलेगा, इस बजट में प्रावधान होगा, ऐसा हम सबको उम्मीद है। 55,000 करोड़ कब दिलाओगे बजाज जी, ये बता दो थोड़ा। देखिए आप अभी वाजपेयी जी बता रहे हैं कंप्लायंस करिए ना, ये बजट का विषय नहीं है, बजट का विषय नहीं है। आपको बिना बजट के माननीय हमारे गडकरी जी आए थे 10,000 करोड़ रुपया सड़क के लिए देके गए, उस दिन कौन सा बजट आया था? बिना बजट के छत्तीसगढ़ को अपार धन संपदा मिलती है, लेकिन आप लोग इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं बिल्कुल मैं शुक्ला जी की दो बातों पर चिट्ठियां लिखते रहे। शुक्ला जी, सुशील आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कह रहे हैं, आदित्य सुन लेते हैं। शुक्ला जी की दो डिमांड मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो मनरेगा को लेकर सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी बता देंगे, नामदेव साहब भी बता देंगे। जैसे आपका सर यूटिलाइजेशन 80% होता है, आपका एलोकेशन आपको नेक्स्ट दे दिया जाता है, तो इट इज कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये डिमांड के आधार पे, जैसे अभी कल आप देखेंगे बजट में बताएंगे कि मनरेगा को इतना आवंटित किया गया, उसका यूटिलाइजेशन ही इतना हुआ, अंडर यूटिलाइज्ड स्कीम हो रही है कई राज्यों में वो, तो ये उसका है। और दूसरी बात, उस राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, और अधिकतर राज्यों में सरकारें आपकी हैं हितेश जी। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक बोल दिया। अगर आप बोले, अगर मनरेगा की बात कर, गवर्नमेंट ने इस चीज को माना है, शुक्ला जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने एक दिन में 28 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसके बावजूद भी लगभग 9,000 करोड़ रुपए हमारा मनरेगा की बात को केंद्र ने भी नहीं नकारा। मोदी जी से निवेदन करिए, मेरी बात तो दे दे, बहुत छोटा राज्य भाई, सर मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज, आदिवासियों की आबादी है महोदय। महाराज दूसरी बात, मनरेगा का कोई पैसा इसलिए रोका नहीं जाता, फ्री स्कीम है कि आप जितना यूटिलाइजेशन देंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। मालूम है ड्रामा संसद भवन में जो नए से ऐसे किया था, सबको मालूम है, अभी तक नहीं है ना मोदी जी। सुशील आनंद जी, दूसरी बात केंद्रांश और राज्यांश की बात सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगा। सर केंद्रांश और राज्यांश की बात है, बैठे मैं जवाब दूंगा। रूल्स बहुत सख्त हैं, सारा ऑनलाइन है, यदि आप तारीख के बाद देंगे तो वो नेक्स्ट एलोकेशन में जाएगा। शुक्ला जी मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आप कोई भी रिजेक्शन लेटर दिखा देंगे जो शब्द आप कह रहे हैं, तो सर मैं आपके चरण छूंगा आके वहां पे, यदि मोदी जी ने रिजेक्शन लेटर आपको दिया होगा तो। हाँ, प्रोसीजरल डिले यदि कोई हुआ है तो ठीक है। मध्य प्रदेश का भी लगभग 47,000 करोड़ रुपए प्रोसीजरल ऑडिट में है। डॉक्टर साहब रायपुर आने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, अपना तो 12 लाख ले लीजिए आप। डॉक्टर साहब रायपुर जी, अब आप मजाक करने लगे सर, आपको स्वतंत्रता, अब मजाक करिए सर, समय कम है सर, समय कम है। अवनीश जी, अब आप मजाक कर सकते हैं सर। अवनीश जी, मैंने तकनीकी जवाब दे दिया सर। अवनीश जी, शांति से 2 मिनट आपको दिए। हितेश जी भी सुन लें, आप भी सुन लें। देखिए आप तो बोलने नहीं देते, ऐसे तो हाथ हिला रहे थे, बीच में पंखी उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? आज के डिस्कशन में ये देख रहा हूँ हितेश जी बार बार बाइफरकेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये बजट का हिस्सा नहीं है, जबकि मैंने बोला जीएसटी अरे भाई जीएसटी काउंसिल का ऑटोनोमस है, सभी उसके सदस्य मुख्यमंत्री, क्या गलत कहा? डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए, नहीं क्या गलत कहा आप बता दीजिए, कोई मुझे आप अपनी बात कर लीजिए, जीएसटी का हिस्सा है कि नहीं? हितेश जी मत करिए, नहीं बताइए ना मुझे, मेरी बात कितना जीएसटी कितना लागू होगा, मैं कह रहा हूं, बता चलिए। अवनीश जी आप बता दीजिए, अवनीश जी आप बता दीजिए, चुप रहेंगे। हितेश जी आप निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर आप बताइए, आप विपक्ष का इतना मुंह मत, इतना लोकतंत्र का गला मत, आप बताइए, फिर मुझे समझ आप बजट पेश कर रहे हो सरकार में, जीएसटी काउंसिल का विषय बजट का है, इतना गला मत घोटो जनतंत्र का। हितेश जी कृपया मुझे बोलने दें, बोलिए सर, बोलिए, हाथ जोड़ के निवेदन, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, वित्त से जुड़ा हर मामला बजट से जुड़ा, ये जबरदस्ती गोल सुनिए, मैं चलिए कर दिया वित्त से जुड़ा सारा। एक बात तो बताऊं, ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र, मुख्यमंत्री, एक राष्ट्र एक निशान, एक राष्ट्र एक कानून, एक राष्ट्र एक कर, फिर एक राष्ट्र 2 कर क्यों? पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के दायरे में कब ला रहे हो? राहुल गांधी से नहीं हो पाया इस बजट में आप पेट्रोल डीजल, अरे भैया जीएसटी आपने लागू किया, हितेश जी थोड़ा पढ़ के आया करो, राहुल गांधी की सरकार में लागू हुआ, जीएसटी आपने लागू किया। ये बात मुझे बताओ, पेट्रोल डीजल जिनका 50 और 55% टैक्स ले रहे हो, उनको जीएसटी के दायरे में कब लाकर राहत दे रहे हो जनता को? जनता की चमड़ी निकाल रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, 8 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हो आप पेट्रोल डीजल से। हमारे समय में स्थिति ये थी
कि $136 प्रति सर, बैरल GST पे क्रूड ऑयल चर्चा के दाम हो रही है होते क्या? थे, मेरा तो एक भी सवाल। डीजल 12 पेट्रोल सब्जी से मैं 60 और 70 में ये मिला। GST पे इनके चर्चा है समय क्या? में क्रूड ऑयल के दाम $40 प्रति ये बैरल हो गए, GST पे फिर भी चर्चा है 100-125 का बेचा। मैं क्यों? इस बात का जवाब दें आप। जेपी पारसर देखिए, जीएसटी बजट से जुड़ा है। राजनीतिक ज्यादा हो जा रही है। आप जीएसटी कलेक्शन में अपनी छाती ठोक रहे हो और कह रहे हमारा रेवेन्यू बढ़ा है और बजट में बता रहे हो, तो क्या फिर जीएसटी पर बात ना करें? ये दोनों बात कैसे अलग हो आप सकती करिए, है? हो गई आप, बताएं। हो गई आप। अब डॉक्टर पारसर, जीएसटी को लेकर बात होती रही, डॉक्टर पारसर साहब, हमेशा होती रही, लेकिन ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2023 है जिसमें कई राज्यों में चुनाव होना है, 2024 भी सामने दिखाई दे रहा है, तो क्या चुनाव की दृष्टि से भी इस बजट को बड़ा महत्वपूर्ण मान लिया जाए? अंतिम प्रतिक्रिया आपसे और बाकी फिर आदित्य के पास चलेंगे। देखिए, मैं एमओएस का एक बयान देख रहा था, मैं एमओएस फाइनेंस का, और वो ये कह रहे थे कि हम लोगों की ज़िंदगी का स्तर सुधारने के लिए ये बजट ला रहे हैं, पोल्स के लिए नहीं ला रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि एमओएस ने अगर ये बयान दिया है मोदी जी के सरकार में, तो उसका कुछ अर्थ है। इसका मतलब ये है कि वो जो हम बार बार ब्रह्म जी ने भी कहा और मैं भी शुरू में कह रहा था, वो यही है कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिजिटल इकोनॉमी पर, ग्रीन जो प्रोजेक्ट्स हैं, ईवीज हैं, इन चीज़ों पर खर्च करती हुई आपको दिखाई देगी। क्लीन एनर्जी पर काफ़ी उनके प्रोविजंस हो सकते हैं। दूसरा मुझे जो लगता है कि वो रूरल इकोनॉमी में काफ़ी पैसा डालेंगे, क्योंकि वहाँ से एक डिमांड जनरेट होगी और वो उसको ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। तो तीसरा जो अहम है वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट को वो एड्रेस करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो 8% तक आ गई है, जो एक समय 3% फिर 6% हुई, तो वो बढ़ती हुई अब आ गई है 8% पर। वो भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि वो तभी हल हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं, अमेजन हो, गूगल हो, IBM हो, सब में बड़ी संख्या में छटनी हो रही है और भारत के भी बच्चे उससे प्रभावित। जी पराशर जी ब्रह्मे जी से एक प्रतिक्रिया लीजिएगा आदित्य जी। आदित्य जी प्रमेश जी, मैं चीजें देख रहा था छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। अगर मैं बात करूं ब्रह्मे साहब, तो सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइजर में सब्सिडी, जो हमारे यहाँ मेन है धान का कटोरा कहा जाता है, दो है पोटाश और फास्फेट, इस पे अभी तक सब्सिडी नहीं मिल रही है। दूसरी बड़ी चीज है मिलेट ईयर, प्रधानमंत्री ने घोषित किया है, और मिलेट के लिए कोदो, कुटकी और हम रागी की बात करते हैं, ये अभी तक इस पे MSP नहीं मिलता। रेलवे ट्रैक है, अगर महासमुंद बसना रोड से मिल जाए तो एक नया इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। और उस पर दूसरी बड़ी बात, राज्यों को जो हम राज्य जो किसी तरह से ब्याज में पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, केंद्र का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है राज्यों का बहुत ज्यादा रहता है, ये अगर बराबर हो जाए तो ये सब चीजों से बहुत मदद मिलेगी राज्यों को। ब्रह्मे साहब, निश्चित रूप से जो कुछ खासकर रेलवे को लेकर कुछ यदि डिमांड है छत्तीसगढ़ की, तो समझ सकते हैं कि वो ठीक है, क्योंकि कॉमन ये बजट के साथ, आम बजट के साथ ये रेलवे का बजट भी साथ में ही आता है। दूसरी चीज़ जो मिलेट जो ईयर है, ये तो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को डिक्लेयर किया है, और छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के लिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट दे रही है, खासकर सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया दे रही है। और पिछले कुछ समय से जो मैं देख रहा था कि मिलेट मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, और ये मिलेट मिशन में इनकी जो एरिया भी इसके अंडर है, कल्टीवेशन का एरिया है छत्तीसगढ़ में, वो भी बढ़ा है मिलेट को लेकर के। तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 2023 मिलेट ईयर है, और मैं आज ही देख रहा था कि कुछ संसद में भी कुछ मिलेट के जो प्रोडक्ट हैं उनको अभी सेल किया जा रहा है कि इसको कैसे हम और इसका प्रचार प्रसार करें। तो ये है, मैं तो चाहूँगा कि बजट में जो बातें हों, विकास को बढ़ावा दिया जाए, डेफिसिट नियंत्रित में हो, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें एलोकेशन बढ़े, रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा किया जाए, और जो टारगेट रखे जा रहे हैं और जो एलोकेशन हो रहा है उसको पूरा किया जाए। जी छोटी सी बात सुशील जी। आदित्य जी, जब तक मैं अभी आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, इन 3 चीज़ों का जब तक प्रावधान नहीं होगा इस देश में, तब तक इस प्रकार का कोई भी बजट प्रस्तुत कर दो, दुनिया की आप सबसे बड़ी इकोनॉमी बता दो, दूसरे नंबर की इकोनॉमी बता दो, देश के साथ छलावा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 116 देशों की, यदि उसमें हमारा देश 101वें प्रावधान पे है, तो निश्चित तौर पे इस बजट में इस पर गंभीरता से विचार हो जाना चाहिए, प्रावधान किया जाना चाहिए। NSO की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि इस देश में किसानों की आय 27 रुपये प्रतिदिन है।
यदि हमारे देश के किसानों की आय 27 रुपये प्रतिदिन है तो हम कितना भी ढिढोरा पीटे कि हमारी जीडीपी इतना हो गया, हमारा ग्रोथ रेट इतना है, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण इतना है, कोई मायने नहीं रखता यदि आपके देश के किसानों की जो प्रतिदिन की आमदनी 27 रुपये है, मनरेगा मजदूर से भी कम, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है और इसमें बजट में प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, यदि आप उद्योगपतियों का कॉर्पोरेट टैक्स में 1,84,000 रुपये की कमी कटौती कर सकते हैं तो आज भी औसत रूप से इस देश के किसानों के पास 74,000 रुपये का कर्जा है, तो बजट में इसके भी प्रावधान होना चाहिए। अनिश्चित तौर पे जब तक इन सारी चीज़ों पे सूक्ष्म विश्लेषण नहीं होगा, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, तब तक आप बड़ी बड़ी बातें कर ले कि किसी भी इंडेक्स की बातें कर ले, सारी बातें देश की आम जनता के लिए बेमानी है। अशोक बजाज जी, छोटा सा जवाब, 10 सेकंड बस जी। देखिए भाई साहब, कुछ ही घंटों में अब बजट आने वाला है, सबके सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रवक्ता हमारे शुक्ला जी बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में केंद्र से पैसा आता है उसका सदुपयोग हो, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सदुपयोग ना हो, नहीं होता भैया, सब होना चाहिए। गरीब कल्याण का चावल जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका चलिए आदित्य, हमें लगता है ये भारत योजना का सदुपयोग नहीं हुआ। ये आरोप प्रत्यारोप ये चर्चा का विषय बना रहेगा जब तक कि बजट हमारे सामने नहीं आ जाता। लेकिन निश्चित रूप से बजट से सभी को बहुत उम्मीदें हैं, हर एक राज्य अपने तरह से उम्मीदें लगाकर बैठा होगा, लेकिन कल जब बजट हम सबके सामने होगा और आज जो दिखाई दिया उससे उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर उन लोगों के लिए, चाहे वो आम व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो। होगा क्या बजट में, निगाह इस पर रहेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 23 और 24 दोनों सामने हैं। चाहे राज्यों के चुनाव की बात करें या देश के आम चुनाव की बात करें, तो जाहिर है कि उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती। अब किसको कितना मिलेगा, इंतजार कीजिए। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। छत्तीसगढ़ से आदित्य जी के साथ जो मेहमान जुड़े उनका भी, और मध्य प्रदेश से जो जुड़े। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का बजट कुछ अलग दिखाई देने वाला, जैसा संकेत प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जैसा संकेत वित्त मंत्री जी ने दिया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में नजर भी आया। तो इंतजार कीजिए। लेकिन बजट से जुड़ी खबरें देखना है तो बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। पल पल की खबर आपके पास होगी। बजट से किसको क्या मिलने वाला है, क्या नया आने वाला है, तो देखना मत भूलिए। बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। नमस्कार।